स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। इसके क्वेश्चन अक्सर गलत करके आते हैं, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखो और इस बात को समझने की कोशिश करो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो इवेंट होती हैं मिनिमम, A and B। सपोज दिस इज A इवेंट, दिस इज B इवेंट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी सपोज A, इसको बोलते हैं गिवन दैट B। तो यहां पे सबसे पहला जो कीवर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A कीवर्ड यहां पे क्या है, देखो अगर कभी गिवन दैट लिखा है तो समझ जाना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट B इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब B इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, तब A इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, उस केस में A के अकर करने की प्रोबेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। B पास्ट टेंस हो चुका है, अब A जो है वो या तो फ्यूचर टेंस होगा या फिर प्रेजेंट टेंस होगा। तो कई बार गिवन दैट क्लियरली लिखा होता है, इस ऑब्लिक का मतलब है गिवन दैट, ठीक है। या कई बार ऐसा होगा क्लियरली टेंस के टर्म में तुम समझ जाओगे, एक इवेंट अकर कर चुकी है, पास्ट टेंस हो चुका है, दूसरा इवेंट अकर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी मतलब जो दूसरी इवेंट है जो ऊपर लिखी हुई है उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है रेशियो सैंपल स्पेस का, फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। तो यहां पे जो फेवरेबल केस आएगा वो ये आएगा, A इंटरसेक्शन B इज द फेवरेबल केस, क्योंकि यही वो पोजीशन है जहां पे A अकर कर रहा है अंडर द अकरेंस ऑफ B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इज द फेवरेबल केस। और यहां पे सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस ये पूरा B होता है, B इज द सैंपल स्पेस बिकॉज B सर्टेनली अकर कर चुका है, हमें पता है B अकर कर चुका है, उस केस में A के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, और जो चीज़ पास्ट टेंस है वो सर्टेन है, मतलब B अकर कर चुका है तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि B इज अ सर्टेन इवेंट। तो इस केस में B इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको तुम सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे तो सिंपली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। सिमिलरली अगर हमें P B गिवन दैट A बताना हो तो A इंटरसेक्शन B तो कॉमन ही रहेगा, नीचे जो लिखा है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुम नीचे लिख दो PA, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे दो इवेंट्स होंगी मिनिमम, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दो इवेंट की ही बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम। दो इवेंट हैं, एक इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, पास्ट टेंस हो चुकी है, तब दूसरी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। और इस केस में अगर मान लो दोनों इवेंट A और B इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें पता है P A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB आता है। तो अगर PA गिवन दैट B निकालते हो तो इसकी जगह तुम PA इंटू PB लिखोगे। तो चूंकि इंडिपेंडेंट है तो दूसरे के अकर करने या ना अकर करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये सीधे सीधे PA आ जाएगा। या PB गिवन दैट A
ये पी बी आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, एक दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस या एक के अकर करने या दूसरे के ना अकर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी अकर करे उस केस में ए अकर करे, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स हैं तो एक ही इवेंट अकर कर सकती है। तो अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो आएगा, तो सिंपली ये ज़ीरो कर देंगे। क्लियर है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है गिवन दैट लिखा है, तो तुरंत समझ आना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। या टेंसेस से समझ सकते हो, एक इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, उस केस में दूसरे इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। नीचे जो इवेंट लिखी होगी उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ और थ्योरी के पोर्शन देख लेते हैं इसके। यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ए एंड बी टू इवेंट एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड दो इवेंट्स हैं, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी अपने पहले ही अकर कर चुकी है, उस केस में ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी and it's denoted by PA given that B. Thus, PA given that B, probability of occurrence of A given that B has already happened. B पहले ही अकर कर चुकी है, तो उसका फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं हम लोग। अब देखो, P sometimes PA given that B is also used to denote the probability of occurrence of A when B occurs. जब B अकर कर चुका हो या अकर कर रहा है, उस केस में ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, उस केस में भी तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो। सिमिलरली पी बी गिवन दैट ए इज यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए अकर्स, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखो। अभी देखा था हम लोगों ने पी ए गिवन दैट बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लिखा जाता है, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के भी फॉर्मूले बनते हैं। तो दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, पी ए गिवन दैट बी होगा, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे अभी हमने बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी गिवन दैट ए, या पी ए इंटरसेक्शन बी को तुम पी बी इंटू पी ए गिवन दैट बी भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यहाँ कुछ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इफ A1 A2 A3 AN आर n इवेंट्स रिलेटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हमें उन सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो PA1 PA2 गिवन दैट A1, PA3 गिवन दैट A1 एंड A2 बोथ आर अकर्ड, एंड सो ऑन से लेके PAN गिवन दैट ऑल इवेंट्स आर अकर्ड। इसका एक्सटेंशन अभी हम लोग देखेंगे जब बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चन से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ए और बी दो इवेंट्स दे रखी हैं, उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी ए गिवन दैट बी पूछा है, तो सारा डेटा दे रखा है, सीधे सीधे यहाँ वैल्यू रख दो। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 1/3, दैट इज 3/4।
पी बी गिवन दैट ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4, 1/2, 2/4 विच इज फाइनली 1/2। तो पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/4 और ये वैल्यूज हमने फॉर्मूला वाइज बता दिया। अब ये पूछा है पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 1/3 और फॉर्मूला ये पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2, 1/3 माइनस 1/4। कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बार, मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज नॉट अकर्ड। बी भी नहीं हुआ है तब ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। पी बी तुम्हें दे रखा है 1/3, तो पी बी बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ठीक है, अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे। अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी हम इस पूरे पे बार बना सकते हैं और यहाँ पे यूनियन बना दें। इंटरसेक्शन की जगह क्या बना दें, यूनियन। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है। यूनियन मतलब क्या होता है, एटलीस्ट एक इवेंट अकर करे, मतलब दोनों में से कोई भी इवेंट अकर ना करे, दैट इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। सो दिस विल बी 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। पी ए यूनियन बी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे आई थिंक एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 4 3 कैलकुलेट कर लेना, 7/12। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे ए यूनियन बी की और नीचे 1 माइनस पी बी विच इज 2/3। तो वैल्यू रख के आई होप आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। अब देखते हैं आगे, पी बी बार गिवन दैट ए बार। मीन्स पी बी बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन पी ए बार। ठीक है, अभी देखा हम लोगों ने पी बी बार इंटरसेक्शन ए बार हो या पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो, इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी पे होल बार मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी सिंपली। ठीक है, और पी ए बार पता ही है 1 माइनस पी ए हो जाएगा, वैल्यूज पता है, रख दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा मान लो यहाँ पे कुछ और वेरिएशन होते, लाइक सपोज कर लो ये होता पी ए बार गिवन दैट बी अकर करे। तो कैसे करते, ए बार इंटरसेक्शन बी, हो सकता है इतना डेटा ना दे रखा हो लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए हम ये भी पार्ट करके देख लेते हैं। ए बार ए ना हो बट बी हो। इसका बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम बना लो, सारी चीज़ें क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ए बना लो, बी बना लो, दिस इज ए, दिस इज बी। ए बार इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ए बार हो जाएगा ये, दिस इज ए बार। बी क्या है, बी ए है। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, एंड मतलब यहां पे हमने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं और गौर से अगर देखो इसको, कहां पे दोनों लाइन आ रही हैं तो ओनली बी पे देखो, ओनली बी पे रेड भी आ रही है और ग्रीन भी आ रही है।
तो ओनली बी अकर, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली बी अकर, और ओनली बी अकर को तुम ऐसे लिखोगे बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दैट्स इट। तो आई होप समझ रहे होगे। इस तरह से डायग्राम अगर बना लोगे क्लियरली दिखेगा कि ये जो आ रहा है कॉमन वो सिर्फ ओनली बी पे आ रहा है, मतलब ओनली बी अकर तो पूरा बी ले लिया हमने और इससे कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो। पी ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो क्या यहां से तुम पी ए निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, पी बी 0.4 दे रखा है। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बार विच इज 0.5। इसको फिर से तुम वेन डायग्राम में बना के देखो, इससे काफ़ी आसान हो जाता है। ट्राई करोगे अगर 8-10 क्वेश्चन तो देखोगे इस चीज़ को। ये ए है, ये बी है, ए अकर करे बट बी अकर ना करे, ए अकर करे बट बी अकर ना करे। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है ए अकर करे बी अकर ना करे, बी बार ये हो गया और ए बार जो होगा सॉरी ए जो होगा, ए इज दिस। तो देखो दो लाइंस कहां पे आ रही हैं, ओनली ए पे आ रही हैं, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे पी ए से सब्ट्रैक्ट कर दो पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज 0.5, पी ए तुम्हें दे रखा है 0.7, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर यहां से निकालो तो यह आ जाएगा 0.7 माइनस 0.5 विच इज 0.2। क्लियर है? पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, पी बी गिवन दैट ए अकर करे या फिर बी अकर ना करे। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल तरीके से करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हम देखेंगे ए यूनियन बी बार होता क्या है। ए यूनियन बी बार को समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। ए इज दिस, बी इज दिस। यूनियन में अगर कोई भी एलिमेंट एक बार आता है तो इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ए दे रखा है तो ए मीन्स दिस, दिस इज ए, ठीक है। बी बार, बी बार बना लो। इसको ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट इस तरह से करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। फॉर्मूला हो सकता है हम भूल जाएं। और यूनियन में, इंटरसेक्शन में हमने देखा था दो लाइंस आनी चाहिए। यूनियन में अगर कहीं पे भी एक लाइन आ गई है तो यूनियन में काउंट हो जाएगी। अगर देखो एम्प्टी स्पेस पे भी रेड लाइन आ रही है, ए पे भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पे भी आ रहा है, सिर्फ कहाँ नहीं आ रहा है, ओनली बी पे नहीं आ रहा है। तो अगर मान लो सिर्फ इतना पूछा जाता हमसे कि पी ए यूनियन बी बार क्या होगा, इसको हम फॉर्मूले से भी करके दिखा देते हैं और ऐसे भी कर लेते हैं। 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो पी बी, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया पी बी, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये तो ऐड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी बार। क्लियर है बात? अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये हो जाएगा ए यूनियन बी बार अपॉन पी ए यूनियन बी बार। अच्छा, पी ए यूनियन बी बार की वैल्यू तुम सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, पी ए यूनियन बी बार। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। ए इंटरसेक्शन बी बार अभी हमने देखा था क्या आ रहा था, ओनली ए आ रहा था। पी बी बार को ये लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या आ रहा है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ऊपर वाले फॉर्मूले से।
ठीक है। तो फाइनली देखो क्या आएगा, पी ए कैंसिल हो गया, 1 आएगा, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस पी बी, और ऐड क्या कर दिया हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम टू सेम चीज़ आ रही है यहाँ से भी और इस तरह के ऑब्जर्वेशन से भी। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी बार से, ए यूनियन बी बार क्या है यहां से दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन तुम्हें लेना है बी से, बी को हमने प्लॉट कर दिया। इंटरसेक्शन में दो लाइंस कहां पे आ रही हैं, अगर क्लियरली देखो तो ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट में दो लाइंस आ रही हैं। तो एक्चुअल में ये हो क्या गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बी का इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें ए यूनियन बी बार से। ए यूनियन बी बार का इंटरसेक्शन अगर तुम बी से लेते हो, इस तरह से डायग्राम बना के देखो, बी को तुमने मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। दो लाइंस कहां पे आ रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी पे आ रही हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, और ये वैल्यू हमें पता है 1 माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी बी दे रखा है 0.4, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया था जो कि 0.2 आ रहा था। आई होप यहाँ पे वैल्यू सारी रख के अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। 0.2, 1 माइनस 0.4 प्लस 0.2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप भी डिफरेंट टाइप के वेरिएशन करके ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड इट इज नोन दैट द सम ऑफ नंबर इज इवन। पहले तो देखो पेयर ऑफ डाई किस तरह से करते हैं हम लोग। अगर पेयर ऑफ डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या आता है, ये बातें पहले भी कर चुके हैं। हर एक डाइस के लिए 6 चॉइस है, 36। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इट इज नोन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर इज इवन। मतलब ये हमें पता है, मतलब ये हो चुका है कि सम इवन आएगा। और अगर दो डाइस का सम देखो तो 2 से लेके 12 तक आता है। आधे केस आएंगे जिसमें इवन सम आएगा, आधे केस आएंगे इसमें ऑड सम आएगा। जैसे सपोज कर लो 1, दोनों डाइस में 1 1 आ गया तो 2 सम आ गया, 1 2 आ गया तो 3 सम आ गया, 2 2 आ गया तो 4 सम आ गया। हर एक ऑल्टरनेट में सम या इवन से स्टार्ट होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा। तुम काउंटिंग करके देख सकते हो। आधे केस में सम इवन आएगा और आधे केस में सम ऑड आएगा। तो हम मान लेते हैं ई इज द इवेंट, सम इवन आ रहा है। इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 18 केस होंगे, आधे केस होंगे इसमें सम इवन आएगा, आधे केस होंगे इसमें सम ऑड आएगा। ठीक है, इस चीज़ को तुम करके देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, इट इज़ नोन, मतलब ये गिवन है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मान लेते हैं एफ इज द इवेंट, सम सिक्स से कम आए। सम क्या है, 6 से कम आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो एफ हमने मान लिया कि सम 6 से कम आ रहा है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना होगा, पी एफ गिवन दैट ई, मतलब पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई। पी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें अब निकालना क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब सम इवन आए और सम लेस देन 6 आए। तो लेस देन 6 कैसे कैसे आ सकता है, इवन भी आए, लेस देन 6 आए तो सम 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। दो ही केस बने, सम 6 से छोटा आए और लेस देन 6 आए। तो 2 के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दोनों डाइस में 1 1 आ जाए। 4 के लिए देख लो, 4 के लिए 1 3 3 1 2 2, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी 4 के लिए। टोटल केस बन जाएंगे 4 जब सम इवन भी आए और लेस देन 6 आए। मतलब 2 या 4 ही सम आ सकता है। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 18, 36 36 कैंसिल हो जाएगा। 2/9 इज द सिंपल आंसर।
तो आई होप बातें समझ में आ रही होंगी किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ 30% there is 30% chance that it is rains on a particular day, बारिश होने के 30% चांस है, मतलब 30/100 मतलब 0.3, और बारिश ना होने के 0.7, ओके। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में बारिश हो सकती है 30%, नहीं हो सकती है 70%, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 रेनी डे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। बेसिकली ये जो क्वेश्चन बन गया ये तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन बन गया, जो अभी नेक्स्ट हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही कवर करेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो बात समझेंगे। प्रोबेबिलिटी बतानी है, there will be at least 1 rainy day within 7 days। 7 दिन में एटलीस्ट एक रेनी डे हो, तो एटलीस्ट के लिए हमेशा हम ये करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो रेनी डे। कोई रेनी डे ना हो, क्योंकि यहां पे 7 बार वो इवेंट अकर कर रही है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन। तो ऐसे केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है। 7 में से किसी भी दिन रेन ना हो, रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी, किसी भी दिन रेन ना हो, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 की पावर 0 कर दो। हर दिन रेन ना हो, मतलब 7 में से 7 दिन रेन ना हो, तो प्रोबेबिलिटी रेन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी की पावर क्या कर देंगे, 7। तो दिस इज द आंसर। 7C01 होता है, तो पहले केस का आंसर ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट है, फिर से देख रहे हो ये कीवर्ड गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 रेनी डे, ये गिवन है। गिवन दैट का मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1 रेनी डे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 2 रेनी डे। अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पी बी गिवन दैट ए पूछ रहा है, जो कि होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ए इवेंट दे रखी कि एटलीस्ट एक दिन रेनी डे होगा। एटलीस्ट, इस बात पे ध्यान देना, ये एटलीस्ट है, एक ही दिन रेनी डे नहीं होगा, एटलीस्ट 1 रेनी डे होगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो एक रेनी डे होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 7 होंगे। और यहां पे क्या है, एटलीस्ट 2 रेनी डे। एटलीस्ट 2 रेनी डे का मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो ए का सबसेट जो आएगा वो बी आएगा, क्योंकि ए में हर तरह के रेनी डे आ रहे हैं। 1 डे, एक दिन भी रेनी डे हो सकता है, 2 दिन भी रेनी डे हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। इसमें एटलीस्ट मतलब यहां पे एक केस छूट रहा है, 1 रेनी डे वाला। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो पी बी आएगा, पी बी बाय पी ए। पी ए ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, एटलीस्ट 1 रेनी डे, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब बस हमें निकालना क्या है, पी बी, एटलीस्ट 2 रेनी डे। एटलीस्ट 2 रेनी डे को कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो रेनी डे, माइनस प्रोबेबिलिटी 1 रेनी डे,
नो रेनी डे मतलब 7C 0, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, ना होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 7, एक दिन रेनी डे हो तो 7C1 सात में से एक दिन सेलेक्ट कर लिया, एक दिन बारिश हो रही तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 1 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 6 दिन बारिश नहीं होगी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रख देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आई थिंक अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, रिपीटेडली बार बार टॉस कर रहे हैं, इफ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 4 टॉस, इफ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 4 टॉस, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट 4 टॉसेज में टेल अपीयर कर चुका है, ये बात हमें पता है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द 5th टॉस। 5th टॉस में हेड अपीयर हो, तो ये बात बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। जबकि क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, पहली बार में क्या आ रहा है, दूसरी बार में क्या आ रहा है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सिंपली बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द 5th टॉस। 5th टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपली 1/2। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज अगर कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। कितने बार भी टॉस करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बार टेल आ गया, यहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। इन अ सर्टेन टाउन 40% ऑफ पीपल हैव ब्राउन हेयर। ब्राउन हेयर है 40% लोगों के, मतलब 0.4। ठीक है, 25 हैव ब्राउन आइज 0.25, 15% have both brown hair and brown eyes, brown hair as well as brown eyes। कितने हैं? 15% मतलब 0.15। क्लियर है? If a person selected at random from the town having brown hair, उसके brown hair हैं, selected, select कर लिया है जिसके brown hair हैं, find probability that it also has brown eyes, brown eye। क्या ये बात समझ में आ रही है? If a person selected at random from the town having brown hair, मतलब हमें पता है कि हमने देख लिया उसके ब्राउन हेयर है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसकी ब्राउन आईज भी हों। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो, और आई थिंक सारी बातें पता है हमें। ब्राउन हेयर 0.4, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बार एफ बार आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ई एंड एफ। ठीक है, पी एफ जो है वो 0 से 1 लाई कर रहा है, प्रूफ करना है पी ई गिवन दैट एफ प्लस पी ई बार गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 1। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ अकर कर चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ई अकर करे प्लस या फिर ई अकर ना करे, तो ऑब्वियसली वो 1 ही आएगा। या तो ई अकर करेगा या नहीं अकर करेगा। फिर भी इसको मैथमेटिकली एक बार करके देख लेते हैं। पी एफ पी ई बार इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 1 प्रूफ करना है हमें। ई अकर ना करे बट एफ अकर करे, तो ये चीज़ अभी हमने करके देखी थी, फिर से बना के देख लो प्रैक्टिस के लिए। ई अकर ना करे, एफ अकर करे,
ई अकर ना करे, एफ अकर करे, पी ई बार इंटरसेक्शन एफ, ई बार एफ, एफ इज दिस। तो कॉमन कहां पे आ रहा है? ओनली एफ पे आ रहा है। और ओनली एफ कैसे लिखते हैं? पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी एफ एलसीएम ले लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या है? पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज फाइनली 1। ई इंटरसेक्शन एफ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार, पी ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं, पूरा निकालते हैं। अब आई थिंक ये समझ रहे होगे, ई अकर करे एफ अकर ना करे, ई अकर करे एफ अकर ना करे, इसका मतलब ओनली ई अकर करे। और ओनली ई अकर करे को तुम क्या लिखोगे? ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ओनली ई अकर करे। ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अभी हमने करा था, इसको लिख लोगे, यूनियन में कन्वर्ट कर लो और पूरे पे बार बना लो, मतलब 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, तो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ को तुम लिखोगे पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। नीचे पी एफ बार है, मतलब 1 माइनस पी एफ है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पी कैंसिल हो रहा है, 1 बच रहा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस पी एफ बच रहा है। सो फाइनली इट इज 1। तो आई होप ये एक टेक्निक समझ में आ रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स। एक कॉइन टॉस करते जा रहे हैं जब तक हेड नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर टेल आया फिर टॉस करा, टेल आया फिर टॉस करा, टेल आया फिर टॉस करा, और अब हेड आ गया तो रोक दिया। तो एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं जब तक हेड नहीं आता है, तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि पहली बार में ही हेड आ जाए, गेम खत्म। टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल 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 हेड एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा प्रोसेस जब तक हेड नहीं आ जाएगा। ठीक है, एंड इट टॉस्ड 3 टाइम्स। इसको 3 बार टॉस करा गया। 3 बार टॉस करा गया तो ये तभी होगा जब ये केस बने, पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में टेल आए, तीसरी बार में हेड आ जाए, तो ये 3 बार टॉस होगा इसी केस में। आई होप समझ रहे होगे। गिवन दैट हेड डज नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस। ऑब्वियसली अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट टॉस में हेड नहीं आया होगा, तभी 3 बार टॉस होगा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन टॉस 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार टॉस करा जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 3 बार टॉस करा जा रहा है, ये दे रखा है। इफ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, गिवन दैट हेड डज नॉट अपीयर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, सारा खेल इंटरप्रिटेशन का ही है। गिवन दैट हेड डज नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस, इसका मतलब ये केस नहीं होगा। ठीक है, 2 इवेंट्स हैं, दोनों को अलग अलग डील करना है। सेकेंड इवेंट को बाद में पढ़ना। तो इसका मतलब ए कॉइन इज टॉस अंटिल अ हेड अपीयर्स और अंटिल इट टॉस 3 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब 3 ही बार टॉस करना है, मैक्सिमम लिमिट 3 है। तो 4 5 नहीं हो सकता है। या तो हेड आ जाए, पहली बार में ही आ जाए, दूसरी बार में आ जाए, तीसरी बार में आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए, क्योंकि 3 लिमिट है, 3 बार के ज़्यादा टॉस नहीं करना है, ये मतलब हुआ इसका। गिवन दैट हेड डज नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस, तो ये केस हट गया। तो अब क्या क्या बचा? पहले अभी नेक्स्ट वाली इवेंट नहीं पढ़ रहे हम, TTH TTT ये बचा। ठीक है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है।
ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन को 3 बार टॉस करा गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने कंसिडर कर ली है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया ही जाए। कॉइन को 3 बार टॉस करा गया है, इट मीन्स दीज 2 केसेस, ये 2 केसेस बन गए सिंपली। और कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 का क्यूब विच इज़ 1/8, फिर टेल 1/2 का क्यूब विच इज़ 1/8, 1/8 1/8 2/8, so finally its answer is 1/4. This is our answer. तो आई होप बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है तो रिलेटिवली कंफर्टेबल फील करोगे। और मेन कीवर्ड क्या है, गिवन दैट या टेंसेस से भी समझ में आता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है।